ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष कर। कल प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के बीच में होंगे और कल ही नेता विपक्ष राहुल गांधी भी छात्रों के साथ होंगे। और संयोग से बीते कल संघ प्रमुख भी जेन जी और जेन अल्फा के साथ। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां और संगठन अब युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी से संवाद में कई सारी बड़ी बातें कही। राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम से लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। यूपी में सीएम योगी ने युवाओं के हिसाब से नीति तय करने के निर्देश दिए। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि युवा अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गए। अब हर पार्टी जेन जी की चिंता करती दिख रही है। कहा जा रहा है कि अब ये युवा ही चुनावी दिशा तय करेंगे। ऐसे में सवाल है कि जेन जी का मुखर अवतार अब राजनीति को बदलने के लिए मजबूर कर देगा। क्या अब देश की राजनीति की दिशा युवा और खास तौर से जेन जी ही तय करेंगे? क्या पार्टियों ने युवाओं की चिंता को समझने में देरी कर दी? क्या राजनीतिक पार्टियां अपने परंपरागत नैरेटिव को छोड़ने के लिए मजबूर होंगी क्या? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अगर आप ईमानदार नहीं हो, आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूं। मैं प्रयागराज में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं। 32,000 करोड़ रुपए कि जेन जी अगर एजुटेशन कर रही तो इंटरनेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम। हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव लिफ्ट के नेता, अनमोल पवार हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता, रतन शारदा जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं प्रोफेसर रविकांत जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। अचानक से क्या हो गया कि सभी राजनीतिक दलों को और संगठनों को जेन जी की और युवाओं की चिंता होने लगी? अचानक से फोकस में ये जेन जी आ गए। शुक्रिया प्रत्युष जी। अचानक से आ गए ये कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जेन जी को सबसे पहले अगर किसी ने इस देश में संबोधित किया तो वो राहुल गांधी जी हैं। आपको याद होगा 2024 में राहुल गांधी जी ने पेपर लीक के मुद्दे को उठाया था और उस समय ही उन नौजवान छात्रों को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को आगे ले जाने की बात कही थी और जेन जी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था और ये भी कहा था कि इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो कंसर्न हैं, इनके जो भविष्य का सवाल है, उस सवाल को तो हमें इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि ये जो मोदी जी आए थे कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसको छला गया है। और ये जो पीढ़ी है जो लगातार 12 साल से मोदी जी के शासन को देख रही कि मोदी जी ने दिया क्या है, नौजवानों के लिए क्या दिया है। आप बोलेंगे कि आप विदेश यात्रा पर मत जाइए, लेकिन मोदी जी चले जाते हैं। आप लगातार उनको सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे, आप उनको परीक्षा पर कार्यक्रम में सिखाएंगे, लेकिन
आप रोजगार नहीं देंगे, एक पेपर आपसे ठीक से कराया नहीं जाता है। पिछले 12 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ युवा उससे प्रभावित हुए हैं, और इस सरकार का इतना बड़ा फेल्योर कि उन्हें जंतर मंतर पर खड़े होकर के लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर के आप एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं। मजबूर कर दिया उन्होंने। तो प्रत्युष जी, ये अचानक नहीं हुआ है जी, ठीक है। राहुल गांधी जी ने ठीक है। बहुत पहले कह दिया था। ओके। और यही भविष्य है हमारा। ओके, ये मतलब पूरे युवाओं देश के को अंदर समझना पड़ेगा। मतलब युवाओं के अंदर एक असंतोष था जो धीरे धीरे करके अब बाहर आ गया, और अब उसे जेनजी आंदोलन, जेनजी मुहिम या जेनजी प्रोटेस्ट जो भी कहिए, लेकिन आपने कहा कि देश का युवा तो युवा होता है, वो किसी क्षेत्र, राज्य, सीमा, जिला इससे बंधा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जो झारखंड में जयपाल सिंह स्टेडियम में बड़ा सा ग्राउंड है, राहुल गांधी जी कल जा रहे हैं प्रयागराज के केपी ग्राउंड में बड़ा सा एक कार्यक्रम करने, जेनजी से संवाद करने। रांची में भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, बहुत बड़े बड़े मैदान है, वहां पर भी आपका शामियाना गड़ेगा, वहां पर भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा क्या? देखिए, राहुल गांधी जी कोई अचानक नहीं जा रहे हैं, आपको मालूम होगा। नहीं, हो सकता है कि आपकी वो फहरिस्त में अगला नंबर रांची का भी हो, मैं ये पूछ रहा हूं। मैंने सवाल इसलिए पूछा, और ये मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, कि क्या राजनीतिक दलों का अप्रोच टुवर्ड्स युवा या जेनजी वो सेलेक्टिव है क्या, कि जहां हमारी सरकार नहीं है, विपक्षी की सरकार है, वहां पर फोकस करो, वहां के युवाओं को एड्रेस करो? देखिए प्रत्युष जी, आपको तो मालूम ही होगा, राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने वहां की सरकार से भी संवाद किया है, और ये कहा है जी कि इन नौजवानों की, इन बच्चों की बात को सुनिए, इनके असंतोष को दूर करिए। तो चाहे झारखंड हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, ओके, ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोई पहला नहीं है। और इस सरकार की हालत देखिए कि साहब, यहाँ पे आप पहले रद्द करवाते हैं। ओके, मैं केके शर्मा जी को भी ला रहा हूं बस में। केके शर्मा जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी के छात्रों से मुखातिब होंगे। कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कल प्रयागराज में छात्रों से मुखातिब होंगे, और कल संघ प्रमुख ने जेनजी जेन अल्फा दोनों से संवाद कायम किया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उसमें से एक प्रमुख बात उन्होंने कही कि आंदोलन तब होता है जब बातचीत नाकाम हो जाती है। अगर सरकार ने पहले ही बातचीत कर ली होती तो आंदोलन की जरूरत नहीं होती। तो क्या सही समय पर छात्रों की समस्या सरकार नहीं सुन पाई? केके शर्मा जी। नहीं, पहले तो जो आपने प्रश्न किया कि युवा एकाएक केंद्र में क्यों आ गए, मैं प्रोफेसर रविकांत जी को सुन रहा था, मुझे आश्चर्य है, इनको पता होगा लेकिन ये जानबूझ के उसका जिक्र नहीं करेंगे प्रत्युष जी। युवा तो पहले ही, जब इमरजेंसी के पहले केंद्र में था राजनीति के, और यदि उस समय युवा और छात्र आंदोलन नहीं किए होते और वो माननीय जयप्रकाश जी के पास नहीं गए होते, तो इस देश में इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाती। इनको पता है कि छात्रों के आंदोलनों को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई। ये इनका काला अध्याय है, लेकिन प्रोफेसर रविकांत उसका जिक्र नहीं करेंगे। उनको पता भी है, लेकिन फिर भी अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। देखिए, छात्रों से संवाद, ये प्रक्रिया लगातार चली है 2014 से। माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा से पूर्व छात्रों से संवाद करते रहे, और उसमें केवल परीक्षा विषय नहीं, छात्रों और शिक्षा के संबंध में भी संवाद हुए, और ये लगातार हर वर्ष के कार्यक्रम। तो ये कहना कि उनसे संवाद नहीं है, ऐसा नहीं। अब रही दूसरी बात, इन्होंने बहुत से प्रश्न उठाए, आपने भी प्रश्न किए। अरे भाई, दो आंदोलन का मैं बहुत संक्षिप्त में जिक्र करता हूँ। संघ प्रमुख ने छात्रों की, युवाओं की प्रतिभाओं का और उनके आंदोलनों की बात की। प्रत्युष जी, एक आंदोलन अभी झारखंड में चल रहा है, मुद्दा वही है, विषय वही है, मांग वही है, और एक आंदोलन जंतर मंतर में हुआ जो एक राजनीतिक दल सीजेपी ने चालू किया, जिस छात्रों का मुद्दा उठाया, और जिस ढंग से अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता, ये सारी चीज़ें यहाँ, अराजकता, हिंसा, सारी चीज़ें देखी वहाँ पर। ये मैं बड़ा चिंतन का, विमर्श का विषय आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ सारी फुहड़ता देखी गई छात्रों के नाम पर। उसका समर्थन जो है किसने किया? राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने।
आज झारखंड में एक प्रदर्शन चल रहा है जहां पर कोई फूहड़ता नहीं, कोई नग्नता नहीं, छात्र अपनी मांग कर रहे हैं और वहां पर यदि गीत भी हो रहे हैं तो लोक संगीत हो रहे हैं। वहां पर भी राहुल गांधी नहीं भी जाना चाहते, वहां पर ये जो है विपक्षी दल नहीं पहुंचता। अभी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि उन्होंने बात किया है सरकार, अरे आप हिस्सा है सर सरकार में, प्रमुख हिस्सा है आप। 14 दिन से छात्र वहां बैठे हैं, आप अभी बात कर रहे हैं कल परसों में। आप चाहे तो उस पर निर्णय करा सकते हैं, लेकिन आपको प्रियांक खड़गे की भाषा याद है कि 24 दिन उनको पहले आंदोलन अनशन करने दो, फिर लाठी से पीटो, फिर इसके बाद सोचेंगे। जो कर्नाटक में किया उन्होंने, मैं जल्दी से अभी चर्चा में विवेक जी को बुलाना चाहूंगा। जो आप कर्नाटक में कर रहे हैं वही आप त्रिवेंद्रम में कर रहे हैं। विवेक जी देखिए, झारखंड में 14 दिन हो गए, अभी तक हल नहीं निकला। जंतर मंतर में 36 दिन के बाद हल निकला था और यह कहा गया था कि सरकार ने इतना डिले क्यों किया, समाधान पहले निकल सकता था। अगर समाधान पहले निकल सकता है तो झारखंड में इतनी देरी क्यों हो रही? वहां भी जेनजी युवा ही बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। अब इसके पहले कि मैं इस पे बोलूं, कभी कभी मुझे भी एंकर बनने का मौका दीजिए। आज मैं दर्शकों को एक घोषणा करना चाहूंगा कि जी न्यूज के सबसे सीनियर मोस्ट एंकर प्रत्यूष खरे को इस साल के बेस्ट एंकर ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है और ये बड़ी खुशी की बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ प्रत्यूष, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग दिस। ये पहली चीज हुई और अक्रॉस द पार्टी लाइन हम लोग आपको ये विश करते हैं। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं। देखिए, मोहन भागवत जी ने नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में बैठ करके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साथ एक वार्तालाप किया। उन्होंने जो कहा वो के शर्मा जी की लाइन के बिल्कुल विपरीत है। वो एक करेक्टिव प्रोसीजर था। उन्होंने कहा कि जो सीजेपी के बच्चे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेवल है तो मैं क्या करूं सर? सुनिए का लेवल यदि विवेक श्रीवास्तव का ये है तो मैं क्या करूं? आपकी समझ का लेवल नक्सली ही है। मैंने जो बोला आपने मेरी बात को गलत ढंग से कोई बात नहीं, ठीक है, आप मुझे बोल लेने दीजिए। एक एक करके प्लीज एक एक करके अपना पॉइंट रखिए, प्लीज एक एक करके अपना पॉइंट रखिए, एक एक करके अपना पॉइंट रखिए प्लीज। के शर्मा जी, विवेक जी, दोनों से मैं कह रहा हूं, बड़ा पैनल है, सबको अपनी अपनी बात, अपना अपना पॉइंट रखने का। हम संवाद पर बात कर रहे हैं, अगर यहां पर संवाद ही नहीं हो पाएगा तो फिर बहस का मतलब ही क्या है? प्लीज। देखिए, इन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट में अराजक शब्द का प्रयोग किया। गलत कोट करेंगे तो मैं बोलूंगा। अरे यार बोलने दो ना, आप बोलने तो दीजिए ना, आपने शब्द यूज किया है। मोहन भागवत जी तुम नक्सली, यदि तुम नक्सली सोच से बात करोगे तो मैं निश्चित रोकूंगा। अरे मैंने तो बात ही नहीं करी, मैं तो बात अब शुरू कर रहा हूँ। विपरीत बोला, अब मैं बोलूं? आपने बोला ये लाइन। विवेक जी आगे सुनाइए इनको। हाँ सुनिए, जो बीजेपी नक्सली काम है, ये नक्सली सोच की है, उसको अलग बोले हैं। LGBTQ राइट्स को उन्होंने समर्थन दिया है। दे हैव सेड इट इज अ पार्ट ऑफ जेन ज़ी। नए लाइफस्टाइल को समर्थन दिया। कहा जो बच्चे जंतर मंतर पे बैठे थे ना वो टेररिस्ट थे ना अराजक, वो हमारे अपने हैं। को गाली गलौज का समर्थन नहीं किया है, गाली गलौज का समर्थन नहीं किया है। तो आप बोल दीजिए मोहन भागवत गलत, आप उनको करेक्ट कर दीजिएगा फिर। तो फाइनली उन्होंने का समर्थन नहीं किया। आरएसएस को बुद्धि आ गई है, क्योंकि मुझे पता है सर, मैं स्वयंसेवक ही हूं, मैं स्वयंसेवक ही हूं। के इलेक्शन में 25% वोटर जेन ज़ी होगा। 25%। हर पॉलिटिकल पार्टी को उसकी आवश्यकता है। हाँ। अगर उसके हिसाब से बीजेपी नहीं चलेगी, संघ नहीं चलेगा। और ये बात बीजेपी नहीं रियलाइज कर पाई, लेकिन मोहन भागवत रियलाइज कर गए। सर, अभी के सिनेरियो को देखकर यह लग रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस है वो चेंज हो गया है। हाँ। युवाओं की बात होती थी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने सही जिक्र किया, या इससे आप भी सहमत होंगे, सर। कुछ लोगों ने कमेंट किया, जिसमें अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने कमेंट किया जब उनसे पूछा गया कि संघ प्रमुख जेन अल्फा और जेन ज़ी से संवाद करने वाले हैं, तो उनका कमेंट क्या था? आपने भी देखा होगा कि एक बूढ़ा बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का वो क्या संवाद कर पाएगा? क्या वो भूल गए कि 71 ईयर के उम्र में जेपी ने युवाओं से संवाद किया और देश में कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। इसलिए युवाओं का जोश उत्साह बहुत अच्छा है।
लेकिन कुछ तजुर्बे की भी आवश्यकता होती है। मैं रतन शारदा जी को रतन शारदा जी को ला रहा हूं डिबेट में। रतन शारदा जी, जो बात संघ प्रमुख ने कही है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि जो जेनजी आंदोलन कर रहे हैं वो एंटी नेशनल नहीं है, वे अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है, उनसे हमारा संबंध है, उन्हें हमारी बात समझनी चाहिए और हमको उनकी बात करनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं हमें समझना चाहिए। जो एंटी नेशनल वाली नैरेटिव चला रहे हैं सर, ये कौन लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। रतन शारदा जी। देखिए प्रत्युष जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, जो शुरुआत हुई जो विद्यार्थियों के लिए, वो सही थी। विद्यार्थी परेशान है, विद्यार्थी हर साल सालों साल पेपर लीक से परेशान है, ये सारे मुद्दे सही थे। लेकिन जिस प्रकार से प्रस्तुत हुआ, जिस प्रकार से उसको हाईजैक किया गया लेफ्ट और इस्लामिस्ट तत्वों द्वारा, उसके कारण उसको लोगों ने उस भाग को एंटी नेशनल कहा। किसी ने भी, बीजेपी ने या आरएसएस ने इसको एंटी नेशनल प्रोटेस्ट को नहीं कहा। उन्होंने कहा जिन लोगों ने हाईजैक कर लिया उनकी गलती थी और उसके लिए सीजेपी के लोग जिम्मेवार हैं। उन्होंने स्टेज उनके लिए क्यों खोला, ये जानना जरूरी है। दूसरी बात आया था फोकस अचानक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो तरुण चीफ मिनिस्टर्स को, तरुण एमएलएस को जितना चांस बीजेपी ने दिया, किसी ने दिया नहीं। जहाँ तक संघ की बात है, जेनजी केवल वो नहीं है जो एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, जो जंतर मंतर में आके गाली बक रहे थे। ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, 99% लोग इसके बाहर हैं जो वास्तव में तरुण है, लेकिन वो देश के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अब मोहन जी उनकी बात कर रहे थे, एबीवीपी की सदस्य संख्या है और 77 लाख। कोई संगठन बता दे इतने उनका करोड़। अरे भैया शांति विवेक जी, मैंने आपको नहीं टोका था। विवेक जी अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज। आपको भी इनाम मिलेगा, आपको भी इनाम मिलेगा, सबसे अपीयर होने वाले पैनलिस्ट का। मैं मानता हूँ संघ के अंदर 1.25 लाख शाखाएं हैं, 1 करोड़ मेंबर हैं, उसमें 60% ये विद्यार्थी शाखाओं के स्वयंसेवक है। इसका मतलब अंदाजा लगाइए 60 लाख के आसपास विद्यार्थी वर्ग संघ में आता है, वो भी जेनजी और जेन अल्फा है। तो हमारी ये जेनजी और जेन अल्फा की बड़ी बात नहीं है। जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी 1 लाख 1.25 लाख जो चुनिंदा लोग ट्रेनिंग लेते हैं हर साल, सारे के सारे। फिर आप बोले विवेक जी क्यों बीच में बोलते रहते हैं? अरे आपको मैंने नहीं टोका, इनको समझाइए। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ, ऐसे विषय पे तूतू में मैं उतरना नहीं चाहता हूँ। रतन शारदा जी तब फिर इस पर भी जवाब दे दीजिए कि संघ प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा कि अगर सरकार ने पहले ही बात कर ली होती तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि संवाद की कमी थी, संवाद की कमी थी। प्रत्युष जी किसने नहीं कहा? यहाँ बैठे जितने लोग हैं, हर्षवर्धन जी हैं, मैं हूँ, जितने लोग हैं, इन्होंने बार बार कहा था कि क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं मिनिस्टर बाहर आ रहे। मिनिस्टर अगर काम भी कर लिया उसको बताया क्यों नहीं? इसके कारण सारा एक नेगेटिव वातावरण बनना। मैं एलजीबीटी के मजेदार बात करना चाहता हूँ। एलजीबीटी के ऊपर आज नहीं 10 साल पहले मैंने सब बयान दिया था, तब एक एंकर ने कहा संघ ने विचार बदल दी। मैंने संघ नहीं बदले, ये हिंदू विचार है। बदले किसने? कम्युनिस्टों ने, जिनके साथी, आप मैं विवेक जी को चैलेंज करता हूं, उनके जो साथी जिहादी हैं, उनके जो साथी ये क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो उनका एलजीबीटी क्यों कह रहे हैं? क्या कहना है कि उनके साथ खड़े हैं कि हमारे साथ भागवत? विवेक जी का पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, विवेक जी का पॉइंट ले लीजिए। इस्लामिस्ट को नहीं मानते, इनका पॉइंट ले लीजिए, आपने क्वेश्चन रेज कर दिया, इनका पॉइंट ले लीजिए। क्रिश्चियनिटी में इसको पाप गिना गया है, विवेक जी का पॉइंट ले लीजिए। तो आप किसके साथ हैं? आप हिंदुओं के साथ, आप भागवत जी के साथ हैं कि आप ये तत्वों के साथ जिनके साथ का अलायंस है? ये मुझे बता दीजिए। मुझे बड़ी खुशी है कि एलजीबीटीक्यू पे आरएसएस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट और प्रोग्रेसिव है। आपका क्या है? आप बताइए। आप देते हैं क्या? अरे सर आप बताइए ना मुझे, आप उनके साथ खड़े हैं कि नहीं? सर आप बोलने दीजिए मुझे ना। आप तो बस क्रिश्चियन और मुसलमानों की बुराई सुनना चाहते हैं। अरे बुराई क्या है? उनके विचार हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसका जो मर्जी विचार हो, वामपंथी, एलजीबीटीक्यू राइट्स के हमारे विचार है, वो उसको सही मानते। आप मुझे क्या बोलते बुराई कर रहे हैं? बोलने दीजिए ना। उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला, मैं बता रहा हूँ। कैन आई स्पीक? लेट मी स्पीक फॉर 10 सेकंड। बोलिए, लेकिन ये मत बोलिए बुराई कर रहे हैं। आप गलत तरीके से बात के लिए खड़ी हुई है, कोई गलत नहीं कह रहा है। और शाखाओं में जाकर के अब एलजीबीटीक्यू राइट्स पढ़ाना अपनी शाखाओं में, और जाकर के लिव इन रिलेशनशिप्स पे भी बोलना जो नहीं करते आए हो, और जो सो कॉल्ड संस्कृति है जिसमें घूंघट डाल के लड़की बात करिए, हमने तो अपनी बात कर दी, आप बदल गई ना। आपके कम्युनिस्ट कहते थे, लेकिन सुनिए, मोहन भागवत जी डर के मारे, जो इस्लाम बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी सर आपका रुख करूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, तो क्या अब आने वाले चुनाव में, चूंकि अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजी से संवाद कर रही हैं,
आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ती जाएगी। तो क्या आने वाले चुनाव में क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा, क्या स्लोगन्स होंगे, ये सब कुछ अब जेनजी युवा ही तय करेंगे। प्रत्युष भाई, मैं ऐसा कतई नहीं मानता हूं। जेनजी एक वर्ग है और वो भी उसी तरह से समाज में महत्वपूर्ण है जैसे बेबी बूमर से लेकर मिलेनियर से लेकर और जो अब जेनजी के बाद भी आएंगे अल्फा, वो भी। मेरा मानना है कि हर समय समाज में एक नया वर्ग आता है तो उसकी अपनी एक शब्दावली होती है, उसके भाव व्यक्त करने का एक तरीका होता है और सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत फास्ट हो रहा है, उसका प्रस्फुटन बहुत तेज है। मोहन जी ने जो कहा वो तो अद्भुत है और अभिजीत दीपके जैसे मूढ़मती लोगों को सोचना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि कोई अब वो 60 साल वाला 70 साल वाला, मूढ़मती में जानबूझ के कह रहा हूं, वो कह रहे हैं 60 साल वाला 70 साल वाला क्या समझेगा। संघ का तो शिशु मंदिर भी चलता है, संघ तो विद्यार्थी परिषद भी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। युवाओं से, तरुणों से, किशोरों से बात करना है तो संघ की संस्कृति संस्कार का हिस्सा रहा, इसीलिए तो इतना बड़ा संगठन हो गया 100 वर्षों। और जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो उस वक्त की नौजवान पीढ़ी को अपने साथ लेकर आता है, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी नहीं, तो बड़ा सामान्य सा दिखता है। लेकिन अभी जरा समझना चाहिए, मोहन जी ने जो कहा उसी पर बात कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट जरूरी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो बात करेगा, डेमोक्रेसी में ये भी संवाद, वो भी एक तरीका है कि आप प्रदर्शन करें। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि सोशल मीडिया के उपयोग का विवेक उसको होना चाहिए और जो पहले की पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन दे। हम जेनजी और जेल अल्फा पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शन कौन देगा। और जिस दीपके ने कहा वो तिलचट्टा पार्टी वाला, जो पार्टी बना ही लेगा, अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हीं का शिष्य है तो उन्हीं की तरह काम कर रहा है, जो कह रहा है कि 60-70 साल के लोग हमें क्या बताएंगे। 60 साल के सोनम वांगचुक ने अनशन न किया होता तो 200-400 लोग आप अपने कैमरे पर दिखाने में भी शर्माते। प्रत्युष भाई, आप इसको समझिए। जो लोग घनघोर समर्थक थे तिलचट्टा पार्टी के, वो भी कह रहे थे कि अरे कोई आ ही नहीं रहा है। वो तो जब सोनम वांगचुक का अनशन हुआ, वो अनशन में उनकी हालत खराब हुई तो लोगों को लगा मुद्दा तो जरूरी है, लेकिन छात्र तिलचट्टों के साथ जाने को तैयार नहीं था। मैं लगातार कह रहा हूं ये कई लेयर का मूवमेंट है। छात्रों का मुद्दा बिल्कुल जायज, सरकार उसको समझ नहीं पाई बिल्कुल जायज, उनको सुधार होना चाहिए बिल्कुल जायज। वो जायज उसी तरह से है जैसे रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां आयशा की एक वो लड़की जो अपने पिता को बड़ा खुश होकर कह रही थी कि मेरे पिता ने 10 साल मुझसे बात नहीं की क्योंकि मैं लेफ्टिस्ट हो गई। ऐसे परिवार विरोधी नेताओं को मंच से उतार दिया। अनमोल पवार भी हमारे साथ हैं। पड़ेगा। और जो विवेक श्रीवास्तव मोहन जी के बयान को और आधा कह रहे हैं, एलजीबीटी क्यों नहीं है, हमारा समाज किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार देता है। मैं अनमोल पवार जी को सामने, फिर उसके बाद मैं विनीत जी के पास भी जाऊंगा। अनमोल पवार जी, अगर युवाओं को ही एड्रेस करना है, अगर युवाओं को ही एड्रेस करना है तो मैं तो यही कहूंगा और सभी लोग यही कहेंगे कि जिस दल की जहां पर सरकार है, सबसे पहले तो आप अपने ही राज्य में युवाओं का सबसे पहले बड़ा सा मंच लगाइए और संवाद कार्यक्रम कहिए कि साहब हम जो कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट है या नहीं। ना कि विपक्षी खेमे में, आपको हक है विपक्षी खेमे में जाकर वहां टेंट लगाने का, संवाद कार्यक्रम करने का, लेकिन जहां आपकी सरकार है शुरुआत क्यों नहीं वहां से हो सकती। ये बीजेपी भी अपने स्टेट से करे, आप भी अपने स्टेट से कीजिए। अनमोल पवार जी, कोई दिक्कत है क्या? एड्रेस तो युवाओं को करना है ना, फोकस तो युवा है। जेनजी तो आपके पंजाब में भी है, जेनजी तो झारखंड में भी है, जेनजी कर्नाटक में भी है, जेनजी यूपी में भी है, जेनजी दिल्ली में भी है। अनमोल पवार जी, देखिए प्रत्युष भाई, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। भाई जेनजी तो जेनजी है, वो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, है तो हमारे देश के बच्चे। भाई हम तो मानते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, पूरा दारोमदार हमारे देश का जेनजी के ऊपर है। सच्चे देशभक्त हैं, वो चिंता करते हैं देश की, अपने भविष्य की भी चिंता करते हैं, सरकार को झुकाना भी जानते हैं, उनका अहंकार तोड़ना भी जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिनकी 22 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, वो इस देश के जेनजी को कभी गटर जनरेशन बुलाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बुलाते हैं, कभी वो भेड़िया बुलाते हैं, कभी वो तिलचट्टा बुलाते हैं, कभी वो देशद्रोही बुलाते हैं,
कभी वो एंटी नेशनल बुलाते हैं, कभी वो वायरस बुलाते हैं, कभी वो पंचर लगाने वाला बुलाते हैं, कभी वो ताला लगाने वाला बुलाते हैं। नफरत करते हैं ये देश के जेन जी से। और नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। ये थोड़ी ना चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, ये थोड़ी ना चाहते थे कि देश के हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर बने। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनका भविष्य जो है अंधकार में धकेलने की। अरे 12 साल में 150 पेपर लीक हो गए। अगर ये बड़े जवाबदेही तय करने वाले बनते हैं, अगर ये बड़ा देश के बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाले बनते हैं, तो जैसा आप कह रहे हो, चलो नोएडा से शुरू कर देते हैं ना, उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। ये रे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। कहो इनसे कि आज अपने मंत्री का इस्तीफा दिलाएं। ये रे नेशनल लेवल पे देखो कितने पेपर लीक हो गए, कहो इनसे आज इस्तीफा दिलाएं। मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है इनकी, कहो जवाबदेही तय करें, मंत्रियों का इस्तीफा दिलाएं। ये गुजरात में 25 साल से जिसका ढोल पीटते हैं कि गुजरात मॉडल, वहां पे 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कहो सरकार का इस्तीफा दिलाएं। ये हरियाणा इनकी सरकार, करो ना शुरुआत। अनमोल पवार जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने शुरुआत में क्या कहा? मैंने शुरुआत में कहा कि यहां मेरी सरकार तुम्हारी सरकार, यहां मेरी सरकार तुम्हारी सरकार से बेहतर है कि अपने स्टेट का भी बताते जाएं। ये रंगीन रंगीन पोस्टर झारखंड के भी हों, कर्नाटक के भी हों, पंजाब के भी हों, सब जगह के हो, सबको मिलजुल करके आगे आना चाहिए। मैं प्रोफेसर विनीत जी, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो ऐसा है, एक सेकंड प्रोफेसर विनीत जी, क्या युवा सिर्फ और सिर्फ जब विपक्ष की सरकार होती है तभी दिखता है क्या? प्रोफेसर विनीत। प्रत्युष भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। देखिए, छात्र हो और युवा हो, जो कि देश के राजनीति में हमेशा से एक अभिन्न अंग रहे हैं। पहले एक फैक्ट मैं करेक्ट कर दूं, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि राहुल गांधी ने इस जनरेशन का नाम जेन जी दिया। ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल टर्म है, इसको जेन जेड कहा जाता है, अपभ्रंश उसका जेन जी है। और अगर देश में इसी संख्या की बात करें तो 37 से 45 करोड़ के आसपास है। और अगर आप देखें, जैसा मैंने कहा कि अभिन्न अंग है युवा हमारे किसी भी आंदोलन का। आप संपूर्ण क्रांति की बात कर लें, जिसकी की उपज हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी थे। मंडल कमीशन की बात थी, असम में आईसू के आप आंदोलन की बात कर लें। लेकिन अगर आप देखेंगे फर्क कहाँ है प्रत्युष भाई, एनडीए में और यूपीए की सरकार में। एनडीए का हर पक्ष, हर व्यक्ति इस जनरेशन को रीच आउट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चे अगर कुछ गलती किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ किया उनको। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने गाली गलौज किया। इसके अलावा हम जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। संघ के मोहन भागवत जी ने यह काम किया है। पर आप देखिए क्या विपक्ष के नेताओं ने ऐसा काम किया है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही है, यहां पे अनमोल पवार जी जो ये प्लेकार्ड लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 4-5 दिनों से ये रिपीट कर रहे हैं। ये केरलम में 5000 बच्चों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज होता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आपने पंजाब के बारे में बोल दिया, आपने कर्नाटक के बारे में बोल दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो ये पिक एंड चूज की जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ा दुखदाई है। हम तो शुरू से बच्चों का सम्मान करते हैं, हम समझते हैं कि यही हमारे देश के विकास के ईंधन भी हैं और इंजन भी हैं, तो हम तो हमेशा करेंगे। इसलिए देख लीजिए कि तीनों चुनाव में 2014 से लेकर 2024 के चुनाव में हमें अच्छा खासा उनकी सहभागिता रही है और उनका वोट मिला है हमें। लेकिन ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा, क्या आप जो है नरेटिव जो है बनाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख के? ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चों के हित में काम करे, बच्चे जो देश के भविष्य हैं, उनके लिए आपको हमारी तरह ही निश्चल होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, के शर्मा जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। के शर्मा जी, प्रत्युष भाई, अब तो चर्चा इस बात पर होने लगी है कि अब जो देश के युवा और जेनजी हैं, ये अब चुनावी नैरेटिव चेंज करेंगे, ये बदल कर रख देंगे सारे चुनावी नैरेटिव को। अभी तो सबसे बड़ा चुनाव 2027 में है, सबसे बड़े सूबे का, यूपी का। और देखिए कल राहुल गांधी प्रयागराज में एक बड़ा संवाद कार्यक्रम करने वाले हैं जेनजी के साथ। देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन एक छोटा सा उत्तर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को दे दूँ। उन्होंने कहा कि छात्रों से बड़े वो स्टेज बना के और छात्रों से बात होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप इनका चार्टर पढ़ें प्रत्युष जी, जब ये आए थे 2014 में इस सरकार में, इनका चार्टर में क्या लिखा था? ये कहते थे हम मोहल्ला पंचायत करेंगे, मोहल्ला पंचायत, मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पंचायत करेंगे, जिसको वो लोग कहेंगे उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। ये था, ये दोगला चरित्र केजरीवाल ने यहाँ दिखाया, और जिसके कारण दिल्ली और सब जगह से साफ हो गए। अब पंजाब में भी बारी है। पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ,
वहाँ छात्रों को पीटा गया। केवल भाजपा के ही लोगों ने नहीं, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया इनके अगेंस्ट में, और वहाँ पर छात्रों को मारा गया। उस पर ये नहीं बोलेंगे, खैर ये अलग चीज़ है। अब दूसरी बात, मैंने थोड़ा सा आईना इनको इसलिए दिखाया कि ये बहुत बोलते हैं ना, कहाँ गया इनका चार्टर, कहाँ गया इनका लोकपाल। इनके लोकपाल को इन्होंने उड़ा दिया। बेंगलोर में हेगड़े साहब होते थे। तो ये तो ऐसे बदलते हुए लोग हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं करता सर। ये मोहल्ला कहाँ गया पता नहीं चला अब इनका। अब मोहल्ले में तो काली पुतिया थप्पड़ खा के आते हैं केजरीवाल, तो बार बार दिखाते हैं कि देखो मुझे थप्पड़ मार दिया गया। जवाब तो ये अलग बात है। अब मैं आता हूँ अमेरिका के सामने जो है झुकते नहीं है। अमेरिका अरे भाई शांत रह भाई, शांत रह। देख प्रत्युष जी, एक एक करके प्लीज। अनमोल जी क्या बात करो, इनको बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। चलिए, तलवे चाटने वालों से नहीं सीखना सर। आप थप्पड़, अरे ठीक है भाई, तुम थप्पड़ तो खाते हैं ना, तुम्हारा नेता 3-3 4-4 बार बता चुका है। कौन मारता है? इसी देश की जनता मारती है ना, जो गाल सालाता रहता है अमेरिका के सामने, आके कहता है मेरे ऊपर से आई फेंक दिया। तुम्हारे तो अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। तुम्हारे तो अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। चल भाई, वो तो दुनिया। तलवे थप्पड़ से आगे बढ़ जाइए, तलवे थप्पड़ से आगे बढ़ जाइए। संवाद पर मैं वही संवाद बता रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि जेनजी आगे के समय का वो तय करेगा। सर, हमेशा से इस देश में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें युवा भी और इस देश के नागरिक भी उसके मुद्दे तय करते आए हैं। कोई भी चुनाव एक विषय पर नहीं होता। जो भी चुनाव की गंभीरता से विश्लेषण करते हैं उनको पता है कि बहुत से मुद्दों को मिलाकर जो है चुनाव होता है और उसमें चुनाव के परिणाम आते हैं। निश्चित तौर से युवा अपनी भागीदारी करें, ये अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि भागीदारी और बढ़ाइए, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा वोट तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, युवा जो सर्वाधिक संख्या में, युवाओं की भागीदारी की बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रविकांत जी को रखिएगा साथ में। मैं के.के. शर्मा जी पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। आज तक कांग्रेस का कोई अपील मुझे बताइए जो उन्होंने कहा हो कि बढ़ चढ़ के मतदान कीजिए। कभी राहुल गांधी ने अपील की हो, कभी कांग्रेस ने अपील की हो तो बताइए। मैं अभी आपने कहा युवाओं की भागीदारी। मैं के.के. शर्मा जी आने वाले समय में देश में युवाओं की भागीदारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं झंडा ढोने में भागीदारी, जोर जोर से नारे लगाने में भागीदारी, बाइक में शोर करने नारे लगाने की भागीदारी, टिकट की भागीदारी। क्योंकि एक आंकड़ा बताता है 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में लगभग 27 सांसद 35 वर्ष या उससे कम उम्र की है, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसको एड्रेस और संवाद करने की बात कर रहे हैं। ओनली 5%। ये तो है उनकी टिकट की भागीदारी। बीजेपी देगी इतने युवाओं को टिकट कि आओ 35 साल से कम उम्र के या 35 साल से 36 साल के हुआ, सबसे ज्यादा आप ही आओ सदन में, देगी टिकट। आप देखिए ना, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए हमने दिया है नहीं दिया। आप तो आंकड़े निकाले ना, 27% किसका आंकड़ा बता रहे हैं? 27 सांसद आप आंकड़े निकाल के देखिए। टोटल 5%। हाँ, तो मैं कह 11% सांसद 40 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। ये टोटल सदन का मैं बता रहा हूं, टोटल सदन का। तो मैं आपसे जी, सर ऐसा है सर, मैं तो अभी भी कह रहा हूं आपको कि सर्वाधिक युवाओं को हमने प्रतिभागिता दी है। और आने वाले समय भी हम युवा और हम तो महिलाओं को भी देने जा रहे हैं, जिसका विरोध सारा विपक्ष कर रहा है, जो बिल नहीं पास होने दे रहा है। रविकांत जी, हम तो महिलाओं को भी देने जा रहे हैं, जिसमें युवतियों को भी हम जगह देने जा रहे हैं। युवा प्रदर्शन से हम ये भी कह रहे हैं, रविकांत जी, युवा प्रदर्शन से आगे निकलकर, जंतर मंतर से आगे निकलकर सदन में बैठा नजर आएगा क्या सबसे ज्यादा? देखिए प्रत्युष जी, हाँ, ये जो संघी माइंडसेट है, और के.के. शर्मा जी कह भी भाई स्वयं सेवक है, तो इनका तो पूरा चाल चरित्र चेहरा ही है हमेशा दोगलापन। क्या कहते हैं मोहन भागवत जी, क्या कह रहे हैं दूसरे आरएसएस के लोग, क्या कह रहे हैं वो खुद क्या कह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये भोले लोग हैं, नहीं, ये बहुत शातिर लोग हैं, पूरे देश के लोग, ताकि ये गुमराह हो जाए। अच्छा, नौजवान चाहते क्या है? नौजवानों का गुस्सा क्या था कि आप पेपर लीक नहीं संभाल पा रहे, उस जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो यहां क्या कह रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, काहे में पॉलिटिक्स। और फिर इल्जाम लगा रहे कांग्रेस पर कि साहब उन्होंने कभी कहा है कि वो आप वोट डालने आइए। अरे कहने की जरूरत है क्या? उनका अधिकार है।
ये राइट है और भारत के संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है, कांग्रेस ने ये अधिकार दिया है। क्या प्रोफेसर है, क्या प्रोफेसर है इनकी? मैं आपके बीच में क्या प्रोफेसर है? अरे तुम्हारे जैसे लोग, सुनो, हंसी आ गई आपकी बात पर। अरे सुनो, मैं आपके कुतर्क में हंसी आ गई है। क्या सुनो, मूर्खता की बात कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। अपनी भाषा को हमें, मैं नहीं बोला हूँ बीच में, अपने औकात में। अरे आपने भाषा चालू की है, आपने भाषा चालू की है। एक प्रोफेसर होके ये इस तरह की भाषा है आपकी। एक करके बोले प्लीज। प्लीज भैया, ये औकात की बात जो है, एक कांग्रेसी गुंडे एक कांग्रेसी गुंडागर्दी अपने पार्टी कार्यालय में जाके दिखाना। एक कांग्रेसी गुंडा अपनी पार्टी, आप दोनों से निवेदन हमारे सामने गुंडागर्दी मत दिखा। समझ गया? ये गुंडागर्दी की भाषा मत बोलना सीखो। ये गुंडागर्दी की भाषा मत करो। हर्षवर्धन सर को लाइए, जाओ कांग्रेस पार्टी में जाके दिखाओ। हर्षवर्धन सर, अब तक जब भी राजनीतिक विश्लेषण होता है, खासतौर पर चुनाव, कहाँ कितने समीकरण हैं, जातीय समीकरण, मतलब हिंदू वोटर कितना, मुस्लिम वोटर कितना, कहाँ किस जाति के वोटर कितने, कहाँ महिला आबादी कितनी, क्या अब ये ट्रेंड बदलने वाला है? ये देखा जाएगा कि कहाँ जेनजी की आबादी कितनी, कहाँ जेनजी वोटर कितने। तो क्या ये बिल्कुल विश्लेषण को आने वाले 3-4 सालों में बदलने वाला है? क्योंकि एक आंकड़ा बताता है कि 2029 में जो लोकसभा का अगला चुनाव होगा, उस समय अच्छी खासी संख्या में यही पीढ़ी होगी जो उस वक्त वोट डालेगी। कुछ इसमें से जेनजी ऐसे भी हैं जो अभी वोट डालने के हकदार नहीं है 2026 में, लेकिन उस वक्त तक हो जाएंगे। देखिए प्रत्युष भाई, मुझे लगता है कि एक हम लोग उम्मीद पर, आशा पर जरूर एक नजर रख सकते हैं, आशावादी लोग हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए 2 काम बहुत जरूरी है। पहला ये कि खुद फ्रेश ब्लड जो है, जो यूथ हैं, वो किसी भी ऐसी कोशिश की बजाय कि सड़क पर उतरना है, प्रदर्शन करना है, यहां तक न रुके। सड़क पर उतरें, प्रदर्शन करें, मुद्दों पर करें, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? ज्यादा से ज्यादा नौजवान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि हम ये चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख नौजवान नए लोग, बिना परिवारों के लोग, जो परिवारवादी नहीं है, वो राजनीति में आए। मुझे लगता है कि आना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जिस पार्टी के साथ, जिस राजनीतिक दल के साथ, वहां वो दबाव बनाए। दूसरा, राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपकी पार्टी में प्रतिनिधि के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर वो नौजवान करने में, उनकी बात समझने में और उनको समझाने में, दोनों में बड़ी आसानी होगी। जी, मैं विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ये छात्र राजनीति ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है। छात्र राजनीति तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना छात्र विंग है साहब, और कई नेता जो दिखते हैं, चमकते हैं, राज्यों की बागडोर संभाली है, देश की बागडोर संभाली है, छात्र राजनीति से निकलकर सामने आए हैं। लेकिन ये इस बार का ट्रेंड ये सोशल मीडिया तय कर रहा है। ये क्या सबसे बड़ा फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इस बात को समझिए कि संघ भी सो के जगह। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में बेशक भगवाधारी बच्चों के जमावड़े को और मोहन भागवत जी ने एड्रेस किया, लेकिन मैं वेलकम करता हूं उस चीज को कि कम से कम एक रिफॉर्मेशन इनके संगठन में शुरू हुआ है। ये लोग जो संस्कृति के नाम पे रिग्रेसिव थे, आज प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की बात चल रही है, एंड आई वेलकम इट। लेकिन ये रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है। ये रिएक्शन है विपक्ष का, रिएक्शन है राहुल गांधी का, जब खड़ा कर दिया 4 लड़कियों को और बताया कि देखो इनके साथ इस पुलिस ने क्या किया। तो मोहन भागवत जी और संघ समझ चुका है कि अगर जनता के साथ जो हुआ गलत हुआ, अब नहीं खड़े हुए तो जो सत्ता हाथ में है चली जाएगी। इट्स अ रिएक्शन टू राहुल गांधी। संवाद करने का सबका हक है। अब देखना है कि जेनजी, ये युवा, वो क्या तय करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताज ठोक के जुड़ने के लिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। ताज ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।